ये एक शेर है कि हवा में कभी ताश का घर नहीं बनता है, हवा में कभी ताश का घर नहीं बनता है, रोने से कभी मुकद्दर नहीं संवरता है। हवा में कभी ताश का घर नहीं बनता है, रोने से कभी मुकद्दर नहीं संवरता है। दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे यारो, एक हार या जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। तो हेलो, मैं हूं समीम अहमद उस्मानी। आप जानते हैं आज जो है कुछ नए लुक में दिख रहे होंगे, क्योंकि पहले जो है बाल रहता था, आज जो है बाल नहीं है। तो इसके रीज़न ये है, कुछ दिनों पहले मैंने हिजामा करवाया हुआ था, इसलिए मुझे बाल जो है यहाँ से निकलवाना पड़ा। तो आप तो मेरे को ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो आज से पहले जितने भी हमने वीडियो अपलोड किया या हमने वीडियो को बनाया, चाहे कोचिंग पे बनाते थे या जामिया के अंदर जाते थे तो वहाँ पे भी जो है जब अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देते थे तो वहाँ पे बनाते थे, या एनी प्लेसेस के अंदर हम कहीं कहीं जाते थे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आया और वो पेरेंट्स ने बोले कि मेरे जो बच्चे हैं यानी स्टूडेंट हैं वो अच्छे तरीके से पेरेंट्स की जो वैल्यू होती है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो उनको किस तरीके से बिल्ड किया जाए ताकि जो है पेरेंट्स की वैल्यू को समझे और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने अंदर क्वालिटीज़ को बिल्ड करें। तो मेरे पास जब ये कॉल आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पेरेंट्स के ऊपर भी वीडियो होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट लाइफ में जो हम एकेडमी या कोचिंग या इंस्टीट्यूशंस या कहीं से भी स्कूल्स के अंदर सीख रहे होते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को होता है। और पेरेंट्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाने की, जो उनकी जिम्मेदारी है सिखाने की, वो हमें शुरू से ही होनी चाहिए, जो कि अच्छे तरीके से हमें अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमारी अच्छी तरीके से अगर तरबियत नहीं हुई है तो फिर हम अपने आप को ब्लेम करेंगे कि हमारे बच्चे जो है हमारी बात नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी अच्छे तरीके से परवरिश जो है नहीं किया गया है पेरेंट्स के जरिए से। तो इसके ऊपर हमने आज जो है सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो जो है पूरे पेरेंट्स के लिए होगा। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ला करके मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसी होनी चाहिए, किस उम्र में क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट के, ताकि जा करके वो अपने मोरल वैल्यूज को समझ सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट पेरेंटिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है पेरेंटिंग, मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है ताकि जो है मतलब वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ हम इसके ऊपर हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पेरेंटिंग का आज का जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, तो एक तरह का पेरेंट्स नहीं होते हैं, कई तरह के पेरेंट्स जो है तो है ना हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हमको डिस्कस करेंगे। तो हमने पेरेंट्स को यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया है ताकि उसको डिफाइन करने में आसान हो जाए। तो हमने पेरेंट्स को 4 हिस्सों में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। नंबर 1 में क्या है, अथॉरिटेरियन। नंबर 2 में है परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है। नंबर 3 में है नेग्लेक्टफुल और इन्वॉल्व पेरेंटिंग। नंबर 4 में है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। ऑथोरिटेरियन जो पेरेंटिंग है आज के दौर में बहुत कम हो गया है, ये पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। हम ये कह रहे हैं तुमको यही करना है, हम ये नहीं कर रहे हैं तुमको ये नहीं करना है। तो इस वाले पेरेंटिंग का भी हमारे मुआशरे के अंदर दिखते हैं बहुत सारे आज भी ऐसे पेरेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इससे बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, उनको अपने हिसाब से सोचने ना दिया जाए, अपने हिसाब से चलने ना दिया जाए, तो उसके ऊपर उसके वजह से, उसके रीजन के वजह से बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, अगर उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके पेरेंट्स चला रहे हैं तो बच्चा हमेशा हमेशा झूठ बोलेगा, जो वो मिस्टेक करेगा उस मिस्टेक को हाइड करेगा, छिपाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने सच कोई चीज़ बता दिया तो पेरेंट्स हमको क्या करेंगे, हमको बोलेंगे और हमको पनिशमेंट देंगे। इसलिए वो पेरेंट्स के डर की वजह से, ठीक है, वो बच्चा झूठ बोलने लगता है और अपने जो मिस्टेक होता है, जो गलती होता है, वो पेरेंट्स को शेयर नहीं करता है, पेरेंट्स से छिपाता है। और नंबर 2 इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना
डोंट टेक डिसीजन। कि अगर कोई बच्चा जो पूरे तरीके से पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो कभी अपने आप से खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, नहीं लेता है, क्योंकि उसको पूरा पता है कि अगर हम कोई डिसीजन लिए तो पेरेंट्स हमको क्या कर सकते हैं, हमको पनिशमेंट देंगे, हमको इंसल्ट करेंगे, हमको इग्नोर कर देंगे। इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल जो थिंकिंग है, बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिसिस का उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे तरीके से क्या है, बच्चे जो है पूरे तरीके से पेरेंट्स के कंट्रोल में है, तो अपने आप से वो कुछ थिंकिंग ज़्यादा नहीं करेगा। कभी ना कभी क्या करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, मिस्टेक को अपनी हाइड करेगा, डोंट टेक डिसीजन, यानी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका एबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद सोच नहीं रहा है, सबके सब उसके पेरेंट्स के अंदर कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो उसका क्रिटिकल थिंकिंग जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आइडिया नॉट एक्सेप्टेबल, यानी उसके आइडिया को तो सुना जाएगा लेकिन वो आइडिया जो है वो पेरेंट्स के जरिए से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल है, पूरे अपने पेरेंट्स के जरिए से चल रहा है, तो इसलिए वो उसका जो भी आइडिया होगा वो फेल हो जाएंगे। इसलिए वो जब ज़्यादा सोचेगा नहीं तो क्रिटिकल एबिलिटी कैसे उसका जो है बिल्ड हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन जो पेरेंटिंग का जो हमारे पेरेंट के अंदर जो क्वालिटीज़ है, ये बच्चे के ऊपर एक जो है ये इम्पेक्ट लाता है, ठीक है। कंट्रोल बच्चा तो होता है लेकिन इस सारे कैरेक्टर उसके अंदर ये जो होते हैं दिखने को मिलेंगे, जो कि हमारे लिए ये उतना जो है परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को आज के दौर में ये अगर कैरेक्टर्स आ गए तो समझो कि वो उसके ग्रोथ लेवल जो है गिर जाएगी और अपने वैल्यूज को नहीं समझ पाएगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा परमिसिव पेरेंटिंग। देखो परमिसिव पेरेंटिंग हमको देखने को मिल जाएंगे हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के क्वालिटीज़ के अंदर। तो परमिसिव पेरेंटिंग होता क्या है, तो परमिसिव पेरेंटिंग आप देखो, परमिसिव पेरेंटिंग उसे कहते हैं ना जो पेरेंट्स अपने बच्चे की सभी नीड को पूरा कर देते हैं, यानी बच्चा जो मांगेगा उसको पूरा कर दो, चाहे उसका एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे की जितनी भी नीड है सबको पूरा कर दो। ऐसे भी ये देखने को मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना रिच फैमिली में मिलता है। रिच फैमिली यानी जो लोग अमीर होते हैं ना वो अधिकतर ये वाला उनके अंदर क्वालिटी होती है, बच्चे की जो नीड है, बच्चे ने जो डिमांड किया उसको पूरा कर दो। उससे क्या उसके लाइफ में इम्पेक्ट आने वाला है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो जो मांग रहा है उसको पूरा कर दो। तो इसे भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ करते हैं या नहीं करते हैं ना। इससे बच्चा क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, और जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं कि ये लाडले बच्चे हैं, यानी कि रिच फैमिली में जो लाडले बच्चे होते हैं उनके हर नीड को पूरा कर दिया जाता है, जो मांगे वो लाकर पेरेंट्स दे देते हैं, जो कहता है मुझे ये चाहिए खरीदना है तो वो खरीद कर लाकर दे देते हैं, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है नहीं है, बेसिक नीड है या नहीं है इसके ऊपर वो कभी सोचते नहीं हैं। तो ये वाला पेरेंटिंग भी परफेक्ट नहीं है, ये वाला परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है ना इसके अंदर जो है रूल्स ब्रेक करने का क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। रूल्स ब्रेक करेगा। रूल्स ब्रेक करने का मतलब हुआ कि पेरेंट्स कुछ कहेंगे कुछ और करेगा कुछ और, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो कहूँगा वही सही है, पेरेंट्स को तो वो करना ही करना है। तो अपने जगह पे वो कभी भी अपने बात पे टिका रहेगा, क्योंकि हर नीड को हर बात को पेरेंट्स उससे क्या हो जाते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे राजी हो जाते हैं, और बच्चे को लगता है कि मैं सही हूँ और पेरेंट्स गलत हैं। तो इग्नोर का क्वालिटी आ जाती है इनके अंदर। यही आगे चल करके इग्नोर वाली क्वालिटी इसी बच्चे के अंदर आती है। और क्यों आती है, क्योंकि बचपन में हर बात को उनको माना गया था, हर जो डिमांड की उसको पूरा किया गया था, और उनको लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, और जो है अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके अंदर इग्नोर वाली क्वालिटी आ जाती है। तो उनको उस बच्चे को लगता है कि हम हमेशा
परफेक्ट है। तो इग्नोर की क्वालिटी यानी पेरेंट्स की हर बात को क्या करने लग जाएगा, पेरेंट्स की क्या, किसी की भी बात को क्या करने लग जाएगा, इग्नोर करने लग जाएगा, क्योंकि बचपन में उसकी ऐसे तरबियत की गई है कि जो चीज़ उसकी नीड थी उससे भी ज़्यादा दिया गया, जो उसकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को कभी कभी हर चीज़ में हाँ, बच्चे ने किसी चीज़ का डिमांड किया, हाँ चलो हो जाएगा, बच्चे ने किसी चीज़ के बारे में कहा, आपने कहा हाँ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो बच्चे के अंदर जो है ये क्वालिटी जो आ जाती है, बिल्ड हो जाती है, रूल्स ब्रेक करने का, इग्नोर करने का, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, डोंट टेक एनी रिस्क। ये जो आले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो लाडले बच्चे होते हैं, जो प्यारे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के, ये रिस्क लेना लाइफ में नहीं चाहेंगे, क्योंकि बचपन में उनको ऐसा तरबियत सिखाया ही नहीं गया है, उन्हें बतलाया ही नहीं गया है, खुद से उनको बिल्ड नहीं किया गया कि ये चीज़ कभी नहीं है तो खुद से तू पूरा कर, नहीं, वो चीज़ हर चीज़ उनको ला करके दे दिया गया है। तो वो जो है डर होगा कि हम कहीं फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि हर नीड को किसने पूरा किया, हर नीड को उसके पेरेंट्स ने पूरा किया, कभी वो अपने आप जो है खुद उस डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, देखा। इसलिए डोंट टेक एनी रिस्क, को किसी रिस्क को लेना जो है नहीं चाहेंगे। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ, इसके अंदर डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये वाला क्वालिटीज़ के वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस केसेस के अंदर आ जाते हैं को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। किसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है, पेरेंट्स को हर चीज़ को उसको मानना होता है और उसको लगता है कि हर जगह पे मैं ही सही हूँ, पेरेंट्स जो है सही नहीं हो सकते हैं। तो कभी कभी जो है उसको ना सुनने की आदत नहीं होता है, इसीलिए जो है आगे चल करके, आगे मतलब जब उसका एज बड़ा होता है तो जो है अपने बात पे टिक जाता है और वो जो है कभी कभी पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ जो है वो करने लगता है। तो डिसरिस्पेक्ट वाली क्वालिटीज़ भी ये आ जाती है अगर हम परमिसिव पेरेंटिंग अगर किसी बच्चे के साथ कर रहे हैं। ये भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो है कैरेक्टर्स दिखने को मिल रहा है जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ये भी हमने देख लिया कि इसका आगे चल करके बड़े होने के बाद क्या नतीजा आने वाला है, ये भी परफेक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं नेग्लेक्टफुल और इन्वॉल्व पेरेंटिंग में। जब हम बात करेंगे ना तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस होगा तो हम इसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम इसको जो है इरेज करते हैं पहले, ठीक। ये नेग्लेक्टफुल और इन्वॉल्व पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट कर देना, मना कर देना, ध्यान नहीं देना। और इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व का मतलब शामिल ना होना, यानी कि ये ऐसे पेरेंट्स हैं कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रही है पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है। तो पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है, यही आगे चल कर एक बहुत बड़ा भवंडर मिस्टेक हो जाता है और बाद में जाकर पेरेंट्स पछताते हैं कि हमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छे से नहीं की है। तो अगर बच्चे की तरबियत अच्छे से नहीं की है तो पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया हाथ से चुक जाए। ऐसा है हमारे मुआशरे के अंदर, देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो अपने बच्चे की डेली लाइफ में उनका क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। वो नेग्लेक्टफुल हैं अपने बच्चे को, जिसको हम कहते हैं एबंडेंट चाइल्ड, यानी वैसे बच्चे जो अपने मनमौजी के हिसाब से काम करते हैं, उनका पेरेंट्स कोई रोक टोक करने वाले नहीं होते हैं, वो एबंडेंट चाइल्ड कहलाते हैं। और ये होते हैं नेग्लेक्टफुल इन्वॉल्व पेरेंटिंग की वजह से। अब जो है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग और इन्वॉल्व पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना कि अपने बच्चे की तरबियत नहीं करना, ठीक है, अपने बच्चे की ऐसे होता है थोड़ा सा नहीं करना, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने बच्चे की तरबियत नहीं करना। वैसे वालिदैन जो होते हैं क्या करते हैं, जो अपने बच्चे की तरबियत पे कोई उनको ध्यान ही नहीं होता है कि लाइफ में बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, बस वो अपने से मतलब है कि हाँ जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद पैसा तो उसको ज़रूरत है तो पैसा दे दो, उसको जो जो नीड है दे दो, प्रोवाइड कर दो, लेकिन वो कर क्या रहा है रियल लाइफ में इससे उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला तो सबसे डेंजरस है। इसके देखिए अंदर क्या होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ही क्या करते हैं अपने बच्चे की ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर कर देते हैं।
एज ए पेरेंट, एक पेरेंट की जो है अपने बच्चे के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पेरेंट्स अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं कि कोई जो है न केयर करेंगे, ठीक है, न ग्रोथ के बारे में इसके सोचेंगे कि कैसा ग्रोथ हो रहा। तो इस वाली कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चे की गाइडेंस अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, उनका ग्रोथ नहीं करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं। बस उनको लगता है कि हम पैसा से इसके नीड को पूरा कर देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाली जो क्वालिटी जो है इस नेग्लेक्टफुल और इनवॉल्व पेरेंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। तो उसके वजह से ये तरबियत जो होती है इनकी अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से ये बच्चा जो है आगे चल कर के रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, भटक जाता है। तब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि पेरेंट्स को समझना चाहिए। बचपन में जो है, बचपन में जब था तो उसको कैसे हमको उसको जो है हमें बिल्ड करना चाहिए था, कैसे हमको उसको सिखाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट है कि एक्सपेंड मनी, हाँ पैसा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं खर्च करते हैं, हर नीड को पूरा करते हैं, जो जो मांगेगा दे देंगे, ठीक है, बट नॉट टाइम, यानी कि पैसा खर्च करते हैं लेकिन समय उसके ऊपर खर्च नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो कर रहा है करने दो, जो उसकी जीवन है जिसे चलना चाह रहा है चलने दो। और ये अधिकतर मालूम है कहाँ पाया जाता है, यूरोप। आप यूरोप के अंदर देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर ये अधिकतर है ना, यही उनके अंदर होता है नेग्लेक्टफुल, ठीक है, कि कोई उनको लेना देना नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चियाँ क्या कर रही हैं, उन पेरेंट्स को कोई मतलब देना नहीं है। बस अपना काम करना है, जॉब करना है और उनको जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर दो, टाइम नहीं दे पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि नो रूल्स, ठीक है, उनके मतलब रूल्स कोई नहीं होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर कोई रूल्स ही नहीं होगा भाई, क्योंकि पेरेंट्स से कोई लेना ही देना नहीं है, तो कोई पेरेंट्स के वैल्यू को क्या समझेगा। जब पेरेंट्स को अपने हर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, आप उनके ज़रिए से चल ही नहीं रहे हो, पेरेंट्स आपको कुछ समझा ही नहीं रहे हैं, पेरेंट्स आपको कुछ बता ही नहीं रही हैं, तो फिर आप जो है पेरेंट्स की वैल्यू को क्या समझोगे, नहीं समझ पाओगे ना। तो वही चीज़ होता है, वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, बच्चे अपने काम से मतलब रखते हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो जो है बच्चे कोई मतलब नहीं है, और बच्चे क्या कर रहा है पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता है। और फिर अलग अलग जब होते हैं तो रिलेशनशिप पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में या जो उनके बच्चे होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ये बच्चा नहीं समझता है। और यही बच्चा आगे चल करके जब बड़ा होता है तो पेरेंट्स की वैल्यू बचपन में नहीं समझा होता है, तो जा करके अपने से दूर पेरेंट्स को कर देता है। और हम कहते हैं कि बच्चा हमको नहीं मानता है, हमने तरबियत बचपन में हमें देना चाहिए था। हम एक प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट का तरबियत कब करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं, जब छोटा, जब हम सीड लगाते हैं उससे पहले करते हैं, सीड डालने से पहले करते हैं, और जब वो सीड डाल देते हैं उसके बाद भी तरबियत करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा तब उसकी तरबियत स्टार्ट होती है। तो बचपन में तरबियत करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे हमने अच्छी तरबियत किया है तो आगे चल करके कम चांसेज है कि अपने पेरेंट्स को वो वैल्यू को न समझ पाए, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि समझेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके अच्छे तरीके से बताया गया है पेरेंट्स की मीनिंग्स क्या होता है, वो बचपन में वो सीख पाएगा। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुआ। तो ये वाले पेरेंट्स वाली कैरेक्टर कैसा है, हम तो कहेंगे कि ये भी हमारे लिए सूटेबल, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है ये वाला। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यही हैं, लेकिन ये वाला होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इसके अंदर लाइक कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स इसको फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो इसको हैं, बहुत सारे, बहुत कम का मतलब रेयर केस के अंदर जो ऐसे मिलते हैं। और इन्हीं का बच्चा जो होता है ना वो अच्छे तरीके से काम करता है। नंबर 4 जो कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है। डेमोक्रेटिक का मतलब आप लोग जानते हैं आज़ादी, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश की आज़ादी है तो ऐसा नहीं है कि हम जो आज़ादी मिली है तो उसका हम गलत यूज भी करते हैं। कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं कि हमें कहाँ किस चीज़ में हमें आज़ादी मिली है, हमें बोलने की आज़ादी मिली है तो किस चीज़ में हमें बोलने की आज़ादी मिली है कि क्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हम कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिट में आज़ादी है। तो यानी इससे पता चल गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है यानी आज़ाद है, लेकिन ऐसा भी आज़ाद नहीं कि हम किसी को
कत्ल कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। एक लिमिट में रह करके कुछ हमको रूल्स है उसको फॉलो करके हुए हमें आज़ादी मिलती है। तो यानी इसी से पता चल गया कि पेरेंट्स यानी इसमें क्या करेंगे, हमको बैलेंस करेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम मांग रहे हैं तो पेरेंट्स उसको नहीं देंगे, उस चीज़ को नहीं दिलाएंगे। हर बात को पेरेंट्स जो है उसको पहले सोचेंगे कि ये जो बच्चा मेरे से डिमांड कर रहा है तो इसके 100% ज़रूरत है और वो बेसिक नीड है, उसके बगैर वो जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है, तब पेरेंट्स को वहाँ पे दिलाना चाहिए। ज़्यादा जो है फ्रीडम भी नहीं मिलता है और ज़्यादा कोई कंट्रोल में भी नहीं रहता है। यानी कि कहीं फ्रीडम है, कहीं कहाँ फ्रीडम है, जहाँ पे काम कोई अच्छा है, जब कोई गलत काम कर रहा है वहाँ पे कंट्रोल में रहना होगा, वहाँ पे आपको लिमिट में काम करना होगा। यानी ये पता चल गया डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग जो है बच्चे को क्या करते हैं, बैलेंस में लेकर चलते हैं। और ये ही जो है हमारे पेरेंट्स के अंदर क्वालिटीज़ को होना चाहिए। सभी पेरेंट्स की ये वाले क्वालिटी लाना चाहिए। 3 टाइप के पेरेंट्स को देखे हैं, लेकिन उसके ऊपर बच्चे की क्या इफेक्ट आता है हमने उसको भी देखे हैं। तो इसी से पता चल जाएगा कि हमें जो है किस टाइप पे होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग जो है बच्चे को बैलेंस कर रहे होते हैं ना, ये हमें होने चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, इसके अंदर हमें क्या क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज़ को बच्चे को देना होगा, क्या क्या बच्चों को रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमको चलना होगा, इसी के ऊपर हमने जो है टिप्स ऑफ गुड पेरेंटिंग के बारे में बोला है। और ये जो मैंने इसके ऊपर जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने कैसे बना रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत जो है स्टडी किया है। ठीक है, स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद अच्छे तरीके से और कुछ अपने एनालिसिस के बेस पे मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, उस पेरेंट्स के अंदर ये दिखने को मिलता है। वो वाली हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। पहला जो होता है नेचुरल ग्रोथ। अगर हमारा स्टेज में बात कहूँ, स्टेज, ठीक है, जो इसका स्टेज होता है अप टू, एक रिसर्च के हिसाब से 7 ईयर्स होता है, अप टू 7 या 8 ईयर्स भी कर सकते हैं। 7 से 8 साल के बच्चे की जो उम्र होती है उसमें नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए। दैट मीन्स नेचुरल ग्रोथ का मुराद ये है मेरा कि यहाँ पे नर्सिंग जैसे ट्रीट करना है, नर्सिंग जैसे ट्रीट करना है। नर्सिंग मतलब एक हॉस्पिटल में एक नर्स होती है ना, जो मरीज होते हैं नर्स उसको कैसे ट्रीट करती है, वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रीट करना है। यहाँ पे हम किसी बच्चे को देखो, इस बच्चे में ज़्यादा हम रूल्स के हिसाब से नहीं चला सकते हैं, डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चला सकते हैं। डिसिप्लिन के हिसाब से आप बच्चे को जो है नहीं बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक जो है आप चाहे साइंटिफिकली बात करो या आप रिलीजियसली बात करो, यानी धार्मिक के हिसाब से देखोगे तब भी 7 साल 8 साल के बच्चों को रूल्स और डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी नेचुरल ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, या आप जो है एक साइकोलॉजी के हिसाब से बात करो या साइंस के हिसाब से बात करो तो 6 साल 7 साल के बच्चे की जो उम्र ही होता है वो क्या डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, क्या रूल्स को फॉलो करेगा है। तो इस उम्र में ना ही हम रूल्स के हिसाब से बच्चों को चला सकते हैं, ना ही डिसिप्लिन के हिसाब से चला सकते हैं। तो अब जो है दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। दूसरा, ये ऐसी उम्र है एक बच्चे की जो ऑब्जर्व करेगा किसी चीज़ को और उस चीज़ को अपने अंदर लर्न करेगा, न कि उसको हम लोग प्रवचन देते रहें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। वही कहता है एक जो बच्चा होता है जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा नहीं करता है, जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा नहीं करता है, जैसा जैसा करते हैं वैसे वैसे वो करता है। यानी हम जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे बच्चा उसी तरीके से एक्टिविटी करेगा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे नहीं करेगा। इस एज में बच्चे को ऑब्जर्वेशन के जरिए से सीखना होता है, इंस्ट्रक्शन दे करके नहीं सीखना होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि क्या एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो टेल लाई मतलब झूठ बोलना। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, लेकिन खुद झूठ बोल रहे हैं। क्या बच्चा झूठ बोलना छोड़ देगा? इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखेगा, क्योंकि वो सीखेगा ऑब्जर्वेशन से। वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप सही बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो ये बच्चा भी आपका हमेशा सच बोलेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर कितना हो भी आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, उसको कितना हो भी बड़ी बड़ी बात समझा दीजिए कि झूठ बोलने से ये होता है, धोखा मिलता है, झूठ बोलने से नुकसान होता है, झूठ बोलने से लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, ये अच्छा कैरेक्टर से नहीं
नहीं है, लेकिन आप खुद झूठ बोलते हैं, बच्चा कभी भी सच नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो बहुत सारे ऐसे देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे घर के अंदर, मुआशरे के अंदर क्या होता है कि कोई हमारे घर के अंदर आता है, ठीक है, घर के अंदर मतलब है कि घर के पास आता है, दरवाजे को नॉक करता है या आवाज़ देता है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स का घर में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, क्या घर में रहते हैं, और अपने छोटे से बच्चों को क्या बोलते हैं, जा कर के बोल दो कि पापा, फादर या डैडी घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। बच्चा तो जा कर के बोल देगा कि पापा घर पे नहीं है, लेकिन पापा घर में है ये बच्चा देखा है, ये बच्चा जानता है कि पापा घर में हैं, अब्बू घर में हैं, सामने वाला आदमी तो चला गया, लेकिन याद रखिए आपने एक अपने बच्चे को एक गलत मैसेज दे दिया झूठ बोलने का, क्योंकि उसको पता है कि पापा यहाँ पे क्या किए हैं, अब्बू क्या किए हैं, झूठ बोले हैं, इसलिए वो ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। वो भी जो है कभी अपने दोस्तों के साथ यही काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके फादर ये कर रहे हैं। तो हम बहुत मतलब अच्छे तरीके से बच जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या इफेक्ट आने वाला होता है, उससे क्या मैसेज जाता है, इसके ऊपर हम लोग सोचते नहीं हैं। तो यही चीज़ है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, हम उसको मैसेज दे रहे हैं कि हम भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हम लोग शराब पिएंगे, ठीक है, शराब पिएंगे, बच्चा भी धीरे धीरे शराब पीने लग जाएगा, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ करेंगे, रॉन्ग एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ करेंगे, बच्चा भी वही करेगा। आप उसको कितना भी अच्छा वाला एक्टिविटी सिखा दो, गुड एक्टिविटी सिखा दो, नहीं सीखेगा। जो आप कर रहे हो वही वो करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। तो इसलिए कभी भी बच्चों के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भले आपको नहीं जाना है तो कुछ और रीजन दो। बच्चे को आपने क्या एक सिखाया, इन्फॉर्मेशन सिखाया झूठ बोलने का, हमें लगता है कि हमने बच गए, हम उनसे मिलने से बच गए, लेकिन मैसेज दे दिए कि बच्चे को झूठ बोला जाता है। कैसे झूठ बोला जाता है ये हमने बच्चे को ऑब्जर्वेशन के जरिए से सिखा दिया, और बच्चा भी वो सीख गया, और वो भी कभी ऐसा ही करेगा अपने लाइफ में। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि कभी भी जो है ना बैड लैंग्वेज, ठीक है, बैड लैंग्वेज का मतलब रफ लैंग्वेज भी कह सकता हूँ मैं, रफ लैंग्वेज आप तो समझ ही रहे होंगे। बहुत सारे लोग जिसको हम आपस में गाली गलौज भी कहते हैं, या कुछ ऐसे लैंग्वेज जो कि हमको यूज नहीं करना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, तो अपने बच्चे के सामने ही वो वर्ड यूज कर रहे होते हैं किसी और दूसरे के लिए, और बच्चा वहीं पर वो सुन रहा है, लिसन कर रहा है, और वो सीखेगा। और अब बच्चे को आप कहते हो कि आप जो है गलत बात मत नहीं बोलना चाहिए, आप खुद गलत बोल रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन सीखेगा ना। आप किसी को कह रहे हो कि शराब मत पियो, आप खुद शराब पी रहे हो, बच्चे को सिखा रहे हो कि झूठ मत बोलो, आप खुद उसके सामने झूठ बोल रहे हो, बच्चे के सामने कह रहे हो कि गाली मत दो, किसी रफ लैंग्वेज में किसी से बात मत करो, आप किसी से खुद बात कर रहे हो। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही ना बच्चे सीखेंगे, इंस्ट्रक्शन से कहाँ सीखने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन का एक एज होता है जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, आफ्टर 18+, तब ये इंस्ट्रक्शन वाला काम आता है। अभी बच्चे के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसा जैसा ऑब्जर्वेशन होगा वैसा वैसा बच्चे उसको एक्टिविटीज करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे के तरबियत के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं एज ए इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रेन, कि हम अपने बच्चे के सामने क्या कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है उस बच्चे के ऊपर, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। तीसरा टॉपिक चलते हैं। ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जो कि हमारे एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, आप लोग अपने से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ से हम अपने अंदर में मैं कह रहा हूँ कि सबके अंदर जो है ना ये वाली क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे। अगर है तो बहुत बेहतर है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए सभी पेरेंट्स के अंदर कि ये क्वालिटीज़ हमको फॉलो करके चलना है। नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे टॉपिक लेकर आए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करें तो हमें जो है पेरेंटिंग के रूल पता होना चाहिए। बुक पढ़ाने से सिर्फ अगर पेरेंटिंग हो जाता तो आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने पेरेंट्स की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको पेरेंटिंग अच्छे से नहीं किया गया रहता है बचपन में। तो ये चीज़ जो है ना हमें बचपन से अपने पेरेंट्स के जरिए से सीखना चाहिए, और पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करें भाई, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पेरेंटिंग का ख्याल रखें। कन्वर्सेशन विथ योर चिल्ड्रन। ये पॉइंट, कन्वर्सेशन विथ योर चिल्ड्रन, यानी बातचीत करना, अपने बच्चों से बातचीत करना अच्छा क्वालिटी है। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं पेरेंट्स से बात,
बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। अब सवाल भी अगर पेरेंट्स पूछते भी है ना, अधिकतर तो पूछते ही नहीं है, ठीक है, बातचीत करते नहीं है, तो ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि यानी क्वेश्चन भी अगर उनका होता है ना, ठीक है, उनका जो क्वेश्चन भी होता है यानी सवाल जो होता है ना, या सवाल कह सकते हैं उनका सिर्फ यस और नो में देने वाला होता है, यस और नो में। थोड़ा सा आप जो है, जैसे क्या आप पढ़ते हो, हाँ, क्या आपने खाना खा लिया, हाँ, क्या आप जो है स्कूल का होमवर्क बना लियो, हाँ। आप क्वेश्चन इस तरीके से यस और नो वाला सिर्फ ना पूछिए, आप क्वेश्चन हमें उस तरीके से हमें पूछना होगा कि जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाए। सिर्फ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसमें हाँ या ना में वो जवाब दे रहा है, हाँ या ना में जवाब दे रहा है, तो उसका माइंड का एबिलिटी कैसे, मतलब सोचने का जो है थिंकिंग लेवल है, ग्रोथ होगा, ब्रॉड होगा, नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बेटा तुमने होमवर्क बना लिया है, तो कहेगा हाँ। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से पूछें कि तुमने क्या क्या होमवर्क बना लिया है, तो हाँ में तो जवाब नहीं दे सकता है ना। ऐसा सवाल उससे पूछे जिसमें हाँ या नो में सिर्फ जवाब ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल उससे पूछा जाए जो सोचे और उसको जवाब दे। तो क्वेश्चन भी ऐसे हम कर रहे होते हैं। पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हमको तो लगता है कि 50% पेरेंट्स जो है अपने बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं कि आज स्कूल से आए हो तो क्या करके आए हो। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो पूरे ऊपर से लेकर के यानी सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या किया होता है उसकी एक एक बात को पूछते हैं कि तुमने ये किया, हाँ क्यों किया, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है। और ये चीज़ वाली क्वालिटी जो है ना कुछ पेरेंट्स के अंदर होता है जो कि वो अच्छा कर रहे होते हैं। अलाउ आस्क एनीथिंग, बच्चे को आप अलाउ कर दो कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ने पूछ दिया अब उसको मना कर दो, ये सवाल तुमने क्यों पूछा, ये सवाल तुम क्यों, कैसे हिम्मत हुआ पूछने के लिए, नहीं, उसको पूछने दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जब पूछेगा ना तो उसका माइंड जो है अलग तरीके से काम करेंगे, उसके अंदर जो एक हेजिटेशन होता है, डर होता है ना, वो खत्म होगा। तो अलाउ आस्क एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में, बेटा ये चीज़ नहीं हो रहा है तुम मत पूछो, मेरे से पूछो। तो यानी पूछने वाली क्वालिटी उसके अंदर जो है ना, पेरेंट्स को एकदम अलाउ ही कर देना चाहिए। गलत है सही है कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, कम से कम ये वाली क्वालिटी तो दे ही सकते हैं ना पेरेंट्स जो है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो है माइंड सेट बहुत जो होता है ना, खाली होता है, एम्प्टी होता है उसका माइंड। वो किसी कोई नया चीज़ आता है तो देख के कहते हैं ये क्या है, तो इसके अंदर कैसा होता है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पेरेंट्स यहीं पे उसको बोल देंगे, मना कर देंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये सब मेरे पास समय नहीं है, तो फिर बच्चा जो है ना आगे चल कर के जो है ना वो क्वेश्चन जो है रेज नहीं कर पाएगा, कहीं पर आस्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को जो जो सवाल पूछना है उसके माइंड में आंसर डाल दो, ये बेटा जो कुछ भी तुमको पूछना है खोल कर पूछो, हम सब उसको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या है ना कि यही चीज़ जो है ना एजुकेशन सिस्टम एकदम बिल्कुल उल्टा है। क्या है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, टीचर जो होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है ना बच्चों को क्वेश्चन पूछने की क्या लगाना है, एक कह सकते हैं क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करना है कि बच्चा क्वेश्चन पूछे और पेरेंट्स उसका जवाब दे। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, उल्टा है कि टीचर सवाल पूछता है और बच्चा जवाब देता है। अगर सवाल बच्चा पूछे और टीचर जवाब दे तो बच्चा का जो है माइंड सेट कितना हाई लेवल पर होगा। तो आज के दौर में क्या है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर सवाल पूछता है और बच्चा जवाब सिर्फ देता है। लेकिन जो बंदा जो मतलब स्टूडेंट खुद सवाल पूछे हर पॉइंट पे कि टीचर से और टीचर उसका जवाब दे, तो समझ लो कोई स्टूडेंट गलत नहीं है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो सही है कि क्वेश्चन वो पूछ रहा है। टीचर का काम तो जवाब देने का ही है, क्वेश्चन पूछने का काम तो स्टूडेंट का है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में उल्टा है कि क्वेश्चन टीचर पूछेगा, जवाब से भी यही देगा। इसको भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे कि पहले ज़माने के गुरु और शिष्य की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जो है शिष्य जो है गुरु से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा करते थे। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम होता था, जो भी उनके माइंड में डाउट होता था, तो वो गुरु से पूछा करते थे, ठीक है। गुरु जो है ज़्यादातर जवाब देने के लिए होते हैं, जवाब जवाब जवाब। तो आज उल्टा है कि सवाल टीचर, जवाब स्टूडेंट, जवाब टीचर का है, सवाल बच्चे का होना चाहिए। ये केसेस जो है ना ज़्यादा जो है हमें अपने अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, किसी भी डाउट को हमें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी सिखाई जाती है ना, ये बड़ों से बहस मत करो, ये पॉइंट भी आ जाता है, बड़ों से बहस नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के अंदर बचपन से ही सिखाने लगते हैं बड़ों से बहस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहीं कहीं गलत हो जाता है। बड़ों से बहस
न करने का मुराद ये हो गया कि बच्चा उस आदमी से कोई भी डाउट या कोई भी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बारे में वहाँ पे सवाल नहीं कर सकता है कि सामने वाला इंसान उसकी उम्र में बड़ा हो। अगर सामने वाला इंसान कहीं गलत है, उसके माइंड में कोई डाउट है, ठीक है, वो आदमी कह रहा है कि 2+2=5 होगा और उम्र में बड़ा है, तो बच्चे को सिखाया गया कि बड़ों से बहस मत करो, यानी 2+2 वो कहेगा कि 5 है, आप भी मान जाओगे 2+2=5 है, उसे बहस करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिसरेस्पेक्ट करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनसे अगर डाउट है, ठीक है, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, आप उन पे वहाँ पर उनको क्लियर कर सकते हो। अगर अच्छे टीचर होंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो गलत है तो फिर आपको बड़े से बहस करने का जो बच्चे के अंदर माइंड से डाल दिया जाता है ना, ये ऐसे नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे उसको तो और दूसरे तरीके से वहाँ पे सिखाना चाहिए कि देखो बेटा क्या है ना, कि अगर कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर ठीक है, हमें तो बड़े को रिस्पेक्ट करना है, उनको कैसे बात करनी चाहिए, बात करने का तरीका सिखाइए कैसे होनी चाहिए, ये कहना कि ये गलत इन्फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट भी हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप घर के काम कर रहे हो, चाहे वो पेरेंट्स में मदर भी हो सकती है, चाहे वो फादर भी हो सकते हैं, जो भी घर पे काम कर रहे हैं ना, एक्टिविटी जितनी भी होती है घर में, कोई घर को क्लीन करना है, तो कभी कभी आप बच्चों को जब क्लीन कर रहे हो ना, तो उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करो ताकि बच्चा कैसे घर को क्लीन किया जाता है वो पता उसको चल जाए। कभी कभी जो है हम लोग बेडशीट लगाते हैं, बेडशीट, ठीक है, जैसे रात को जो है सोने से पहले बेडशीट को अच्छे तरीके से उसको करते हैं ना, तो उसमें जो है बच्चे को जो है उसको कोई ना कोई काम दे, छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है घर के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक जितने भी घरेलू जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर एक छोटे से बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए ताकि उसे पता चले, ठीक है, कि क्या क्या जो है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करना होता है, इसी उम्र में जो होता है ना हमको सीखना होता है। तो या कोई हम कह सकते हैं फिजिकल काम करते हैं, जैसे फिजिकल काम का मतलब हो गया ना, जो है मतलब कि ऐसा भी काम नहीं करवाना है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए इजी वर्क जो है ना, उससे फिजिकल वर्क भी उससे क्या करना है, उससे हम करवाएंगे। तो ये चीज़ हमको पता चल गया कि इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन योर हाउस में 7 ईयर्स के बीच में क्या होना चाहिए कि बच्चे को सिखाना चाहिए कि क्लीन कैसे जो किया जाता है, फिजिकल वर्क जो है के अंदर जो अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए। अब ये इसके बाद हम 5वां पॉइंट के ऊपर चलेंगे, और 5वां पॉइंट कह रहे हैं गिव क्वालिटी ऑफ टाइम विथ योर चाइल्ड, यानी कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको पैसा देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमें टाइम देना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बच्चे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है एक ग्रोथ के लिए, तो पैसा नहीं है, उसके जो नीड है उसको पूरा करना नहीं है, टाइम। अगर पेरेंट्स की सबसे बड़ी कीमती अगर एक उसके लिए बच्चे के लिए है तो टाइम है। तो वही कह रहे हैं गिव क्वालिटी ऑफ टाइम विथ योर चाइल्ड, अपने बच्चों को एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, ठीक है। जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद आकर के जितना आपके पास समय है आपको देना है। एज ए मदर उनको तो जॉब बहुत कम करना होता है, तो वो जो है क्वालिटी ऑफ टाइम चाहे मदर हो या फादर हो अपने बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चा सीखता है वो एकेडमिक के जरिए से नहीं सीख सकता है भाई, एकेडमिक के जरिए से नहीं सीखता है। स्कूल्स के जरिए में आपको लगता है कि स्कूल सिखा सकता है, कोई टीचर्स आपको सिखा सकता है, तो उतना नहीं सिखा सकता है, क्योंकि इस उम्र में पर्सनल अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। और पर्सनल अटेंशन का मतलब कि एक आदमी उसको स्पेशल चाहिए गाइड करने के लिए। टीचर जो होता है वो स्कूल के अंदर जाइएगा आप लोग या किसी कोचिंग के अंदर जाइएगा, एकेडमी में आप कहीं पे दे रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल अटेंशन उसको मिल पाएगा। अगर माँ और फादर जो हैं एक बच्चे को अच्छे तरीके से तरबियत करेंगे एज कम्पेयर टू टीचर या किसी भी एकेडमी या स्कूल के अंदर डालो। इस ना ही हम एकेडमी में अच्छे से सिखा सकते हैं, ना स्कूल में सिखा सकते हैं, ना टीचर के जरिए से सिखा सकते हैं। इसको हमको सिखाने के लिए हमें पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के पेरेंट्स क्या है, अपने टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, बच्चे को बचपन में ही क्या कर देते हैं, फ़ोन वगैरह दे देते हैं, टाइम पास करो, क्योंकि उनका कुछ और करना है। नहीं कोई कॉमेडी लगा कर दे देंगे, इस उम्र में ये उम्र कॉमेडी देखने के लिए है, कोई टीवी सीरियल वगैरह लगा देंगे, या तो बहुत सारे देखने को मिलता है सीरियल्स। तो ये फ़ोन, कॉमेडी, टीवी, सीरियल्स, ये सब जो है ना पेरेंट्स
बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हम फ्री हो गए और यहाँ हमारा बच्चा टाइम पास कर रहा है। कि फ़ोन, कॉमेडी, टीवी, सीरियल से आपके बच्चा के टाइम पास हो सकता है और आप कुछ समय के लिए फ्री हो सकते हो, लेकिन इसकी जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ से नहीं हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पर्सनल अटेंशन पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना होगा। तो आप पेरेंट्स को करना क्या है, तो पेरेंट्स को गुड क्या है, ठीक है, और बैड क्या है, ये इसके बारे में बताना है। क्या गलत है, क्या सही है, ये पेरेंट्स ही सिखाएंगे ना। ठीक, प्ले विथ चिल्ड्रेन कर सकते हैं। प्ले विथ चिल्ड्रेन, टीच देम राइट और एंड रॉन्ग। टीच देम राइट एंड रॉन्ग यानी वही चीज़ है कि आप अच्छे चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, इसके हमें बताना चाहिए। कि बहुत सारे बच्चा जो गलत एक्टिविटीज़ करता है तो उसे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि टेल स्टोरी। टेल स्टोरी, टेल स्टोरी का मतलब होता है ना कहानी सुनाना। जैसे कि बचपन में जैसे हम लोग जैसे अगर देखें पहले ज़माने में तो क्या होता था, जो ग्रैंडफादर होते थे या ग्रैंड मदर भी जो होती थी, ये लोग क्या करते थे ना, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा आता था या डिजायर आता था कि ये चीज़ होती है। तो वो जो कहानी होता था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब दिल को सुकून मिलता था और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एट द एंड जो है कहानी से हमको क्या सबक मिला, तो वो टेल स्टोरी आज के बच्चों के अंदर बहुत कम है। आज के टाइम पे बच्चे जो पेरेंट्स ये कर रहे हैं, ये ना करके ये अगर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कहानी वगैरह सुनाएंगे ना तो बच्चे के अंदर माइंड जो होता है ना अच्छे तरीके से काम करेगा और वो सोचेगा कि हाँ ये चीज़ जो होती है कहानी के ज़रिए से हमको समझ में आता है। तो बहुत मज़ा आता था। एक वक्त था कि जब कहानी सुना करते थे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर हम घर में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो फिर ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाएगा फ़ोन वगैरह का, ठीक है, तो जा करके छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये वाला क्वालिटी जो कि मतलब हमें होना चाहिए, जो कि एक गुड पेरेंटिंग को इंडिकेट कर रहा होता है। तो अभी तक जो हमने पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था वो अप टू जो है 7 साल के जो बच्चे के होते हैं उनके ऊपर बात किए थे। अब जो है अब 7 से 12-13 साल की जो उम्र में जो बच्चे जो उनके बीच में है उनकी जो है पेरेंटिंग जो है थोड़ा सा और आगे ब्रॉड हो जाती है, तो इसके ऊपर बात करेंगे ना। तो ये जो एज होती है यानी कि इस एज को हम ये भी कह सकते हैं कि तरबियत की उम्र, ठीक है, तरबियत की ये उम्र है। यानी कि अब हमें आ गया है बच्चे को अच्छे तरीके से तरबियत देना, ठीक है। वो जो एज था वो तो नर्सिंग के तरीके से था जिसके अंदर हमें बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता था। अब इस उम्र में करना क्या है, जो कि हम 6 नंबर पॉइंट पे लिए हैं, टीच देम ऑफ लर्निंग। अब हमको लर्निंग का प्रोसेस को सिखाना है, उनको स्पीकिंग करने को सिखाना है, उनको रीडिंग करने को सिखाना है, उनको राइटिंग स्किल के ऊपर आप कुछ ना कुछ उससे लैंग्वेज या हो गया या किसी भी हैंड राइटिंग के ऊपर काम करना है, वो कैसे किस चीज़ को लिखेंगे। आंसर क्वेश्चन तो पहले भी था और अभी भी है। ये हम कर सकते हैं कि लर्न न्यू स्किल्स। अब यहाँ से न्यू स्किल्स बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये अब उम्र आ गया है नए नए स्किल्स को सीखने के लिए। तो लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया कि बच्चे को अब जो है यहाँ से लर्निंग के स्किल को डेवलप करना है, स्पीकिंग का, रीडिंग का, राइटिंग स्किल्स का, आंसर क्वेश्चंस और एनी हाउ किसी भी तरीके से हम इसको सिखा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इस उम्र में हमको रिलीजियस एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो दीन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दीन एजुकेशन का ये अगर हमारे पास नहीं है ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारा धर्म है, जो मजहब है, उसके नॉलेज हमें रहना चाहिए। भाई हमें दीन एजुकेशन भी पता होता है और मॉडर्न एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं दोनों पता होता है ना, तो हम दोनों जगह के लिए काम करते हैं दोनों। पेरेंट्स की जो वैल्यू है, वालिदैन की जो है हमारी ज़िंदगी में क्या कीमत होती है, इबादत करते हैं खुदा की, अल्लाह की, जो प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो वो अब तभी आएगा तब हम जब दीन एजुकेशन सीखेंगे, तालीम सीखेंगे, शरीयत ने हमें किस चीज़ को इजाज़त दिया है, किस चीज़ को इजाज़त नहीं दिया है, तो रूल्स सीखेंगे। तो हमारे रूल्स के हिसाब से हमें पता चलेगा क्या जायज़ है, ठीक है, क्या नाजायज़ है, हराम और हलाल में क्या फ़र्क है, कहाँ हराम है, कहाँ हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, हमें कैसे किसी की अच्छे तरीके से किसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें रिलीजियस एजुकेशन से ही मिलता है। गर्ल्स के एजुकेशन कैसा होनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि मैं इस पर अगर बात करूँ तो
30 मिनट 45 मिनट इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ गर्ल्स एजुकेशन के कैसी कैसी, क्योंकि इसमें भी लगभग 9-10 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करूँ तो हर पॉइंट पे 10-10 मिनट बात होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब हमको मिलेगा ना तो रिलीजियस एजुकेशन जो है हमको जब हासिल होगा ना तब हमें पता चलेगा कि एक लड़की को कैसे तालीम हासिल करनी चाहिए, क्या चीज़ हमको उसमें इजाज़त दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। तो ये एज आ गया है जिसमें हमको ये नॉलेज होनी चाहिए। 7 से 12-13 साल की उम्र में जो है दीनी तालीम जो है हमें हासिल होना चाहिए। तो ये कौन दिलाएगा? पेरेंट्स दिलाएंगे ना। तो पेरेंट्स का ये काम है कि दीन के बारे में भी नॉलेज जो है होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और है कि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ, वो ऐड ये करना चाहता हूँ कि विजिट इन डिफरेंट प्लेसेज, विजिट इन डिफरेंट प्लेसेज, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेज। यानी कि जब ये उम्र होती है ना तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को साथ में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अब लेकर जाएं, ठीक है। पहले की उम्र था कि थोड़ा सा मतलब छोटे बच्चे थे तो नहीं लेकर जाते थे। आप मार्केट जा रहे हो तो मार्केट लेकर जाया करो। आप कहीं कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो या कहीं विजिट में जा रहे हो, जर्नी में जा रहे हो तो इन बच्चों को लेकर जाओ, या कहीं टूर वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पर लेकर जाओ, ताकि जो है बच्चे को अलग अलग जगह पर विजिट कराओगे ना तो अलग अलग तरीके से उनको नॉलेज उनके अंदर आएगी। तो विजिट इन डिफरेंट प्लेसेज, अब पेरेंट्स जहाँ भी जाए तो अपने बच्चों को लेकर जाए, इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे लेकर जाइए। तो हमने पूरा टॉपिक इस पर देख लिया। अब हम चलते हैं 7th नंबर टॉपिक पे। 7th नंबर टॉपिक है वो है कि फ्रेंड सर्कल। यानी कि एक पेरेंट्स को, किसको? एक पेरेंट्स को फोकस होना चाहिए भाई, फोकस होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है अब यहाँ से धीरे धीरे जब इसकी उम्र 7 से 12 साल की होगी ना तो अब ये जब बाहर निकलेगा घरों में से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाएगा तो इसके अलग अलग इसका फ्रेंड सर्किल बनेंगे, ठीक है। अब जब ये फ्रेंड सर्किल बनेगा अलग अलग तरीके से तो हमको इसको देखना होगा कि उसका फ्रेंड सर्कल किस के अंदर बन रहा है, यानी कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर कैसे बच्चे हैं, पॉजिटिव बच्चे हैं कि नेगेटिव बच्चे हैं। अगर फ्रेंड सर्कल सही है तो बच्चा की जो है ग्रोथ लेवल सही होगा और अच्छे तरीके से वो काम करेगा और आगे भी अच्छे तरीके नए नए चीज़ को सीखेगा। लेकिन वो गलत है, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो आपका भी बच्चा क्या करने वाला है, वो भी गलत काम करेगा, ठीक है। आपको पता है ना, सड़े हुए आलू के साथ आलू रखोगे तो आलू सड़ ही जाता है, ठीक है। अब तो वही हाल यहाँ पे भी होगा। फ्रेंड सर्कल के ऊपर पेरेंट्स फोकस करें। जब 7 से 12 साल की उम्र जो कोई बच्चा गुजर रहा होता है तो उस टाइम पे जो है ना अपने बच्चों को देखे कि वो किस किस लोगों के साथ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ चल रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ पी रहा है, किसके साथ पढ़ रहा है। ये सब ध्यान रखना होगा कि अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे ना तो फिर सर्कल अगर एक बार इसका गलत हो गया, गलत ट्रैक पर आपका बच्चा चला गया, फिर वहाँ से आपको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट को फोकस करना चाहिए अपने सर्कल के ऊपर उसके, ठीक। अब जो एक 8वां टॉपिक है, ये 8वां टॉपिक के ऊपर भी हम बात करते हैं। 8 नंबर जो टॉपिक है, डोंट प्रेशर ऑन योर चाइल्ड, यानी कि अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं दो। यही बहुत बड़ा दिक्कत होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर देने लगते हैं। बहुत तरह के प्रेशर हो सकता है, मैं सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिसके ज़रिए से बच्चे प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। तो उसके ऊपर हमें देखना है कि बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर तो हमारे ज़रिए से नहीं जा रहा है ना, अगर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करें, उसे रोकने की कोशिश करें। जैसे इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है ना डिमोटिवेट हो जाता है, डायरेक्शन से भटक जाता है, ठीक है। अपने आप को गिल्टी फील करता है यार कि हम जो है मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि पेरेंट्स हमको तारीफ़ करे, पेरेंट्स हमको सपोर्ट करे। जैसे डोंट टेक प्राइवेसी, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि बच्चे की प्राइवेसी चेक करने लगते हैं। तो ये प्राइवेसी चेक करने की ना ही हमारे इस्लाम इजाज़त दिया है। एक बच्चे की, बड़े बच्चे की प्राइवेसी आप नहीं चेक करते हैं। हाँ, बेशक उसको समझा सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका बेनिफिट देखो ये होने वाला है, इससे बेनिफिट से ज़्यादा इसका बहुत सारे नुकसानात हैं। तो बिना इजाज़त के उसको हम प्राइवेसी चेक करके उसका इंसल्ट हम नहीं कर सकते हैं। या तो आप साइकोलॉजी देख लो या आप जो है एक इस्लामिक रूल के हिसाब से देख लो, नहीं कर सकते हैं। Don't check any privacy of your child when your child is passing through the age of 13 to 14 ईयर्स। जब 13 से 14 ईयर्स के एज में वो चला गया है तो उसके बाद से आप उसका प्राइवेसी को आप चेक ना करें। हाँ, अगर चीज़ आपको पता है कि ये गलत है, वो गलत काम कर रहा है तो उसको समझाइए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोंट इंसल्ट इन पब्लिक स्टेज और फ्रेंड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, मैं देखा हूँ कि किसी बच्चे के अंदर कोई कमी हो गई है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं या अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आए हैं,
तो बच्चे को पब्लिक के सामने इंसल्ट कर देते हैं, यानी अपने बच्चों को वहीं पे इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो पब्लिक में होता है या किसी स्टेज के ऊपर हो रहा होता है या अपने दोस्तों के साथ होता है या फ्रेंड सर्कल के अंदर होता है, उसी में पेरेंट्स उसको जो है इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे डिमोटिवेट करने लगते हैं कि तुम तो इतना नंबर लेकर आए हो, चलो तुमको ये करते हैं वो करते हैं। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। डोंट इंसल्ट इन पब्लिक। उसको आप प्राइवेसी में समझाओ, उसको आप घर पे ला करके समझाओ, पब्लिक के अंदर उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। इससे बच्चा क्या हो जाता है ना, डिमोटिवेट हो जाता है, अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है, अब मतलब टूट जाता है अंदर से बच्चा। और वो कभी कभी ऐसा भी आता है ना, बच्चे जो होते हैं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तो और चीज़ का शिकार हो जाते हैं, नशे वाला चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि उसे इंसल्ट फील हो रहा होता है। तो गिल्टी फील नहीं होने देना है किसी भी पेरेंट्स को इस एज में अपने बच्चों को। ऑलवेज इंस्पायर एंड अप्रिशिएट देम, यानी कि पेरेंट्स का काम होना चाहिए भाई कि पेरेंट्स को हमेशा चाहिए कि अपने बच्चों को इंस्पायर करे। इंस्पायर का मतलब मोटिवेट करे। कहते मोटिवेट ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है। इस उम्र में बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि कोई चीज़ अगर गलत कर रहा है ना तो उसे इंसल्ट के जगह पे उसको मोटिवेट करें, तो उसको सिखाएं और अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। कोई बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके तारीफ़ पेरेंट्स करते हैं ना तो उसका और हौसला बढ़ जाता है, उसके अंदर और करेज आ जाता है और उस काम को और अच्छे तरीके से पोटेंशियल के साथ वो काम करता है। इसीलिए हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए पेरेंट्स को। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो 80% लेकर आए हो, ठीक है, अगला बार 85 लेकर आना। नहीं, 80% लेकर आए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि तुमने बहुत अच्छा मेहनत किया है, मैं यही देखना चाहता था, अगला बार और इससे भी अच्छा लेकर आना, ठीक है। तो अप्रिशिएट पेरेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए कि तुमने अच्छा काम किया है, तभी तो और अच्छा काम करेगा ना। तो उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसको नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए अगर बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो। गिव प्राइज और गिफ्ट, हाँ देना चाहिए बच्चे को एक गिफ्ट और प्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स दे या ना दे, लेकिन अगर देखें एक अच्छा क्वालिटीज़ वाले पेरेंट्स के अगर आप देखो तो सबसे बड़ी चीज़ वो प्राइज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। हाँ, आपके अंदर जो है, जिसकी जितना आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप कोई भी बच्चा को आप गिफ्ट दे रहे हो ना, आप प्राइज़ दे रहे हो ना, तो उससे बच्चा के अंदर जो होता है ना हौसला बढ़ता है। ये सिर्फ कोचिंग और कहीं कहीं से मिलता है। जब अच्छा काम करते हैं, अच्छा नंबर लेकर आते हैं, अच्छा मार्कशीट लेकर आते हैं, ठीक है, तो मार्क्स के डिपेंड पे हमको जो है स्कूल और एकेडमी के जरिए से, कोचिंग के जरिए से अच्छा मिलता है, या कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस करते हैं तो मिलता है। लेकिन पेरेंट्स भी अगर देना कर देना प्राइज और गिफ्ट है तो यार और कुछ पूछो मत, हम कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो आप गिफ्ट दो ना, प्राइज दो ना, तो एक कंडीशन लगा दो, शर्त लगा दो। हर चीज़ को बच्चे को पूरा करते हो ना, साइकिल खरीदते हो, ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाए तो बाइक खरीदते हो, अगर वो कहता है कैरम मुझे चाहिए, ठीक है, उसको बैट चाहिए, उसको बैग चाहिए, ठीक है, उसको जूता चाहिए, हर चीज़ को आप पूरा करते हो ना। लेकिन आप टर्म में कंडीशन लगा दो कि बेटा देखो मैं तुमको इस बार जूता खरीद दूंगा, ये चीज़ कर देना है। यानी कि इस चीज़ करने का मतलब है कि आप 70% लेकर आ रहे हो ना, 70, इस बार तुम 75 लेकर आओ, मैं तुम्हारा साइकिल खरीद दूंगा। बच्चा साइकिल के डर से 75 भी लेकर आएगा कि नहीं आएगा, और उसको ऐसे भी साइकिल खरीदाना ही था। तो आप जो है वो काम कीजिए ना, उसके अंदर कंडीशन लगा दीजिए। आप कहिए कि देखो तुम्हारा जूता खरीद दूंगा, लेकिन तो काम करो, तुम जो झूठ बोल रहे हो ना, झूठ बोलना छोड़ दो। तो बच्चा जो झूठ, आपको तो उसको बोलवाना छोड़वाना ही था, लेकिन आपने कंडीशन क्या लगा दिया कि झूठ बोलना छोड़ दो, मैं तुम्हारा जूता खरीदूंगा। तुम जो है दारू पीना, सिगरेट पीना छोड़ दो, मैं तुम्हें बाइक खरीदवा दूंगा। ऐसे भी बाइक की ज़रूरत है, कभी तो आपको देना ही होगा, ठीक है, खरीदना ही होगा। लेकिन आप टर्म एंड कंडीशन लगा कर देंगे ना तो एक और डबल उसका बेनिफिट हो जाता है। तो ये सारे हमारे टॉपिक है ना, ये मेरा 8 नंबर था। अब लास्ट टॉपिक मेरा जो बचा हुआ है वो 9th नंबर है। हम 9th नंबर जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जो कि एज जो है 13 to 18, यानी कि हम समझ रहे हैं जो कि जिस उम्र से अभी जस्ट हम लोग गुजरे हुए हैं, ये जो उम्र है ना, यहाँ पे थोड़ी सी और जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी पेरेंट्स को। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे की तरबियत पहले हम पेरेंट्स के ज़रिए से कराए जा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि अब इनको यहाँ से ये बच्चे के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 13 to 18 जो एज है, ये एकेडमी, कोचिंग, जो कॉलेज, स्कूल्स, ठीक है, ये ट्रेनर, जो मेंटर्स होते हैं, इनकी ज़रूरत आ जाती है लाइफ में, और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हमें इनकी मदद जो है लेनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स जो है अब इनकी सहायता ले और यहाँ पे अच्छे से अच्छे
जितना आपकी एबिलिटी है, आप जितना एफर्ट कर सकते हो, ये वाला जो है अच्छे से अच्छे जो करके आप उनको पास भेजिए और उनको सिखाइए। ये उम्र में आपको एक और चीज़ होती है जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, तो ये पेरेंट्स को जो है ना वैल्यूज ऑफ मनी सिखाना चाहिए। स्टूडेंट के अंदर वैल्यू जो है मनी का वैल्यू ही पता नहीं होता है, तो वैल्यू ऑफ मनी भी हमें समझ में आना चाहिए। एक बच्चे को पैसा की कीमत जो है समझ में आएगा तो अपने लिमिट के हिसाब से काम करेगा। तो पैसे की कीमत जो है ना अब इस उम्र में हमको सिखानी चाहिए कि पैसे की कीमत क्या है। नहीं तो हम अगर पैसे की कीमत को नहीं समझेंगे ना तो हम कितना ज़्यादा अपने जो है ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। तो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, देखो अब यहाँ पे धीरे धीरे रिलेशनशिप के वैल्यूज को भी बताना होगा कि जो हमारा रिलेशनशिप है जो हमारे लिए सही है, कौन सा रिलेशनशिप है जो हमारे लिए सही नहीं है। अब रिलेशनशिप के जो है ना इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए इस उम्र के अंदर, और पेरेंट्स को इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए कि कोई भी एक जो रिश्तेदार होती है उसकी अहमियत क्या होती है और किस तरीके से उन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे सिखाए होंगे ना एट द एज ऑफ 50 to 60, जब हम पास करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उस टाइम पे अगर वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप उनको क्वालिटी दिया गया रहेगा ना तो उस टाइम पे आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं, वो आपको अकेले कभी रहने नहीं देंगे, वो अपने साथ रखेंगे एनी हाउ कैसे भी हो। ठीक है, मोरल वैल्यूज को भी सिखाना चाहिए यार। मोरल वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या होनी चाहिए, लाइफ के कुछ बहुत सारे मोरल वैल्यूज है, किसके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो लाइफ के बहुत सारे फंडामेंटल मोरल वैल्यूज हैं, पेरेंट्स सिखाएं इस उम्र में, क्योंकि अब उम्र आगे हमें क्या कुछ नए नए सीखे। न्यू स्किल को तो सिखाना ही सिखाना है इस उम्र के अंदर। ठीक है, नए नए स्किल्स को सिखाओ यार, सिर्फ जो है एक ही स्किल के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। तो अब नए नए स्किल्स को सीखने की ज़रूरत आ गई है। ठीक है, इमोशनल कप जो है, देखो इमोशनल कप का मतलब ये हुआ ना कि जो हमारे अंदर इमोशन है इस उम्र के अंदर धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाता है। एक छोटे बच्चों को कितना भी आप इमोशनल बात बोलोगे रोना स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इस उम्र के बच्चों को आप इमोशनल थोड़ा सा बात करोगे तो ये इसके अंदर इमोशन वाला क्वालिटी आ गई रहती है। तो इमोशनल कप जो है हम इनको क्या करना है, फुल करना है। ठीक है, अगर एम्प्टी छोड़ दिए, ठीक है, अगर खाली छोड़ दिए तो मतलब इनके अंदर हमदर्दी नहीं आएगी। ठीक है, अगर फुल कर दिए तो किसी चीज़ को अगर देखेंगे, ठीक है, इनके अंदर हमदर्दी आएगी। ठीक है, कंपैशन होगा इनके अंदर। तो एक चीज़ और है जो कि इस उम्र में हमें एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि जो है सोशल मीडिया का जो है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए यार। सोशल मीडिया का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पेरेंट्स को बताना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है आज के दौर में ये हमारे लिए बेनिफिट भी है और हमारे लिए ये हार्मफुल भी है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे लेना चाहते हैं, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया को कुछ लोग अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इसको गलत तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस उम्र में हमें पता हो जाना चाहिए कि यार सोशल मीडिया कौन सा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए सही है या गलत है। तो ये सारे जो है पॉइंट जो है हमने पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 9 तक देखा। ठीक है, जो कि गुड पेरेंटिंग के अंदर आता है। और 10वां जो पॉइंट है वो मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं ये 10वां पॉइंट जो है आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने से बताओ। ठीक है, कि 10वां पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से ले करके और 18 साल के बच्चे की जो उम्र होती है उसके बीच में जो है और क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से एक मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताओगे। ये मेरा 10वां पॉइंट आप लोग कंप्लीट करोगे। तो ये हो गया यार। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, क्या करें, पहले जैसे अब नहीं है, अब तो मेरे को आकर के एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये होनी चाहिए। पहले किसी और तरीके से मैं बात करता था, मैं यहाँ पे आकर के जो सीख रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो आप लोग की सपोर्ट की वजह से सिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपकी सपोर्ट रहेगी तो आगे भी जो सीखूँगा उसको सिखाऊँगा इंशाल्लाह। और आप जो है इस वीडियो को सभी पेरेंट्स देखें। ठीक है, और दूसरे तक जरूर शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये वीडियो था। हर पेरेंट्स को ये बात नॉलेज होनी चाहिए यार, क्योंकि अगर ये बात जो है सिर्फ स्टूडेंट ही सीखे और पेरेंट्स के लिए है तो फिर ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स के मकसद से बनाए हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है उसकी अच्छी से अच्छी तरीके से तरबियत हो, पेरेंट्स अच्छी तरीके से तरबियत करें और हर बच्चा जो अपने पेरेंट्स की कदर करे, हर बच्चा जो अपने पेरेंट्स की बात माने, हर बच्चा जो अपने पेरेंट्स की वैल्यूज को समझे। इसीलिए ये पेरेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं बचपन में ये तरबियत दिलाएं जिसके ऊपर हमने बात किया हुआ है। और 10वां पॉइंट याद रखिएगा, आपको देना है और आपके हिसाब से उस पॉइंट को मैं लूँगा और आपका पॉइंट वो मैं वेट करूँगा आपका। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।